दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंतर्गत आज प्रस्तुत है वर्ष 2009 के प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का सॉल्व पेपर, जो आगामी प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कई सारे प्रश्न पिछले वर्षों से हूबहू उठा लिए जाते हैं। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र 2009 का व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक हल। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विचारक ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, लास्की, डेविड हेल्ड और लासवेल। तो सही उत्तर है डेविड हेल्ड ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो आप जानते हैं राज्य शब्द का आधुनिक अर्थों में सबसे पहले प्रयोग इटली के विचारक मैकियावेली ने किया था। अगला प्रश्न है, बहुलवाद का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, लास्की, मार्क्स और गार्नर। तो सही उत्तर है लास्की ने बहुलवाद का समर्थन किया है और उसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की है। और लास्की का कहना है कि संप्रभुता का एकतावादी सिद्धांत नैतिकता के ठीक विपरीत है। एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून संप्रभु का आदेश है। कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, सालमंड, हालैंड और ग्रीन। तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन, जो कानून के जो संप्रभुता के सिद्धांत या संप्रभुता का विचार देता है, उसमें वो निर्धारित करता है कि कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो इसमें जो विकासवादी सिद्धांत है, इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये राज्य की उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दैवी उत्पत्ति, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत एक प्रकार से केवल एक पक्षी विश्लेषण करते हैं राज्य की उत्पत्ति का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप का क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर है लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप, कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यानी राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और लेसेज फेयर व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थक या हिमायती है और उस पर किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता है। और लेसेज फेयर व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। इसमें ये माना जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने अच्छे बुरे को वो ठीक ढंग से जानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा और इनमें से सभी। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो इनमें से सभी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा सभी कुछ व्यक्तियों को प्राप्त कराना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो सही उत्तर है सर्वाधिकारवाद में। सर्वाधिकारवाद में ये माना जाता है कि सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य सर्वोच्च है। दोस्तों सर्वाधिकारीवादी या सर्वाधिकारवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है और सब कुछ राज्य के अंदर है।
अगला प्रश्न है, किस कृति को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो सही उत्तर है दास कैपिटल। दास कैपिटल मार्क्स की कृति है और इसे साम्यवाद की बाइबिल यानी कम्युनिज्म की बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है आपके वैयक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों वैयक्तिक स्वतंत्रता उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। और उदारवाद में ये माना जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि व्यक्ति के पास स्वतंत्र रहने का अधिकार होना चाहिए और ये उदारवाद का मूल है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, ए थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की कृति है और इसमें उन्होंने न्याय के एक विस्तृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और यह प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो ए थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना माओ से तुंग को इसका श्रेय जाता है और माओ से तुंग के अनुसार साम्यवाद की स्थापना के लिए सामान्य प्राणियों को पूंजीपति तत्वों के विरुद्ध व्यापक संघर्ष करना होगा, तभी जाकर पूर्ण या वास्तविक साम्यवाद स्थापित हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? हीगल। दोस्तों ऑप्शन है आपके कांट, ग्रीन, हीगल और जॉन लॉक। तो हीगल ने राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया है। उसके अनुसार समाज जो होता है वो राज्य का बाह्य आवरण होता है, इसलिए समाज को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? ऑप्शन है आपके फिदेल कास्त्रो, स्टालिन, ग्रामसी और काटस्की। तो सही उत्तर है स्टालिन। स्टालिन ने सबसे पहले राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था और उसकी एक कृति है प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म। तो इस पुस्तक में उसने राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा लासवेल और कैपलान ने दी है। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये लासवेल और कैपलान का विचार है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं ये कथन माओ का है। माओ ने ये कहा कि शक्ति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचार का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षिक समानता और सांस्कृतिक समानता। तो सही उत्तर है, जिस प्रकार से दोस्तों उदारवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उसी प्रकार समाजवाद आर्थिक समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? आप जानते हैं 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति जिसे कहा जाता है, इंग्लैंड में हुई थी। अगला है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की यह परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है विलियम ब्रायड ने नागरिकता की यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? तो ये सामाजिक बाधा के रूप में आती है जनसंख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान का जनक किस विचारक को माना जाता है? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले इस विषय का वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया। आप जानते हैं कि अरस्तु की जो महत्वपूर्ण कृति है वो है पॉलिटिक्स और उसमें उसने राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? आप जानते हैं जर्मी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि एक उपयोगितावादी विचारक था और अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, ये संकल्पना जर्मी बेंथम द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये विचारक कौन है?
जो इन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन एक उदारवादी विचारक थे, उदारवादी आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने माना है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, और ये विचार उन्होंने अपनी कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एप्लीकेशन में दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? सरकार, संप्रभुता, भूभाग और कानून। तो आप जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें कानून नहीं आता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कानून। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये प्रश्न देखिए 2005 के प्रश्न पत्र में भी आया था। ये ऑगस्टाइन का कथन है। ऑगस्टाइन एक मध्यकालीन विचारक हैं। उन्होंने न्याय पर अपने विचार देते हुए कहा है कि यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दर्शन की दरिद्रता यानी कि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये मार्क्स ने अपने जो साम्यवादी या समाजवादी सिद्धांत हैं उसको प्रतिपादन करने के क्रम में उसने ये बताया कि जो पूंजीपति है वो कमाई अधिक करता है और अतिरिक्त मूल्य मजदूर वर्ग को न देकर अपने पास ले लेता है, जिसको कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा उसने प्रतिपादित किया है और ये मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसको कानून के समादेश सिद्धांत यानी कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? तो कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, वो कौन कौन से हैं? तो जर्मी बेंथम कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिसके नाम है सुख और दुख। अगला प्रश्न है, इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान है या इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये कथन किसका है? इसको एक अन्य नाम से भी आता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो दोस्तों ये पेरेटो का कथन है। पेरेटो का मानना है कि हर एक काल में सामाजिक पटल पर बहुत गिने चुने लोग ही शासन में भागीदारी करते हैं और आम जनता इन कुलीन लोगों की मात्र अनुवर्ती रह जाती है। पेरेटो, मिचेल्स, मोस्का ये सभी अभिजनवादी विचारकों की श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न है कि यह अभिमत की प्रतिस्पर्धी संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, ये किस विचारक से संबंधित है? तो एरिक फ्राम का मानना है दोस्तों कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति जो है वो समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्नलिखित में किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, LLP को जो है लॉक ने अपने सिद्धांतों में प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किया है, लेकिन उसने जो है समानता को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को उसने स्वीकार किया है, समानता को नहीं। अगला प्रश्न है, हाब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया है? तो दोस्तों अधिनायक तंत्र, इसमें देखिए कुलीन तंत्र, राजतंत्र, जनतंत्र और अधिनायक तंत्र। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हाब्स ने जो है वो ऐसी पद्धति को स्वीकार किया है, निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र को तो स्वीकार किया है लेकिन निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर अधिनायक तंत्र की जो व्यवस्था है वो निरंकुश राजतंत्र के काफ़ी करीब है, इसलिए सही उत्तर अधिनायक तंत्र होगा। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? याद रखिएगा एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव से कैसा प्राणी है? तो सही उत्तर है मानव स्वभाव से स्वार्थी और झगड़ालू है, और इसके अलावा ये नीच होता है, दुष्ट होता है, विवेकहीन होता है और केवल अपने लिए सोचने वाला प्राणी होता है। अगला प्रश्न है, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है?
तो रूसो ने जन संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर है जन संप्रभुता। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद। तो सही उत्तर है उदारवाद। दोस्तों उदारवाद वैयक्तिक संपत्ति के अधिकार का समर्थक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक वाइल्ड हैं। उनका कहना है कि अधिकारों का जो महत्व है केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। और इसी प्रकार गांधी जी ने भी कहा है कि हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए और अधिकार तो स्वतः ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन याद रखिएगा जॉन लॉक का है, जो मानते हैं कि जहाँ कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून का सर्वमान्य स्रोत परंपरा और रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं, विधानमंडल। तो कानून के स्रोतों में ये सभी स्रोत आते हैं, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीका टिप्पणी, विधानमंडल। लेकिन सर्वमान्य स्रोत के रूप में हम विधानमंडल, जिसमें संसद या विधानसभाएं आती हैं, इनको लेते हैं, क्योंकि कानूनों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में किस पुस्तक के लेखक, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं? रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लाज और इनमें से सभी। तो दोस्तों सही उत्तर है इनमें से सभी। ये सभी प्लेटो द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या प्रतिनिध्यात्मक शासन नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, इस पुस्तक के लेखक जे.एस. मिल हैं। तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। दोस्तों मैंने पहले भी चर्चा की है कि जो लेखकों की रचनाएं हैं आप उनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों तैयार करिए, क्योंकि कभी कभी उनको हिंदी में पूछ देता है। जैसे लास्की की कृति है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो राजनीति का व्याकरण ऐसे पूछ देगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी भी आप नोट कर लिया करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साम्राज्ञी और प्रधानमंत्री। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों प्रधानमंत्री का पद होता है, और ये केवल संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु अगर जो देखा जाए तो संसद होता है, और कार्यपालिका का जो अस्तित्व होता है वो संसद के समर्थन पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932। याद रखिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का निम्न में से किसने समर्थन किया था? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन विकल्पों में से किसी ने भी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, और ये 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गांधी जी को किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की इंग्लैंड में मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। तो सही उत्तर है पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। डेट याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक महत्वपूर्ण पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृति है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है?
कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों बिना किसी प्रतिवाद के सर्वसम्मत से निर्वाचित होने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन इसके पहले पिछले चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 325 और 326। तो अनुच्छेद 325 में ये वर्णन है कि निर्वाचक नामावली जात, धर्म, मूल वंश, जात के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत ये अधिकार है। भारत का संविधान कब निर्मित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत का संविधान आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ये निर्मित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण करती है? तो ये है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगला प्रश्न, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या होता है? तो मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं संकट काल के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर इस बात का निर्णय करता है कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है, और आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो ये है, याद रखिएगा, 3 दूना 6, अनुच्छेद 326 यानी 326 द्वारा भारत के समस्त वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक या संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है दोस्तों 403। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 1, जो ये कहते हैं इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत राज्यों का एक संघ है, अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन? तो ये है अनुच्छेद 40। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पर किसे चुना गया था? चरणजीत सिंह अटवाल को 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर चुना गया था। इसी आधार पर आप याद कर लीजिएगा कि वर्तमान जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं किया गया है। देखिए, भारत में संसद क्या होती है? तो भारत में जो संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन 1 सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है, किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। तो सही उत्तर है ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है और 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति हुई थी। उसके उपरांत ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 1,50,000 रुपये प्रतिमाह और 1 जनवरी से ये बढ़ाया गया था, लेकिन अब जो है राष्ट्रपति का वेतन कितना है आपको याद रखिएगा। ये प्रश्न पत्र 2009 का है और आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? सोवियत संघ में विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसकी किसी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है? अस्पृश्यता अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये मानता है कि अस्पृश्यता को किसी रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी उसको निषिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना किसके द्वारा निरूपित की गई थी? A.V. डायसी। डायसी के द्वारा विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ को बहुत व्यवस्थित रूप से विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राजभाषा से संबंधित सलाह के लिए जो एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 344 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 28 ये कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाएगा और इसमें ये वर्णन है कि राष्ट्रीय आधार पर किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है और इसी आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये था संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसको दल बदल विरोधक संशोधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। दोस्तों ये है 91वां यानी 91st संविधान संशोधन। पंचायती राज से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन जो है वो लोकतंत्र की व्यवस्था का आधार है। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय प्रणाली का आवश्यक लक्षण है? तो विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया ये संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय प्रणाली का अंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? संघ की, राज्यों की,
और संघ और राज्यों की किसी की भी नहीं। तो दोस्तों संघ की जो शक्तियां हैं वो अमेरिकी संविधान द्वारा निश्चित कर दी गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है और यहाँ पर जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप में सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। अगला प्रश्न है B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये है जाति प्रथा। अम्बेडकर ने जाति प्रथा को भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा माना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया? संसदीय, अध्यक्षात्मक, सीमित राजतंत्र और गणतंत्री प्रणाली। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नेहरू जी ने संसदीय प्रणाली को पसंद किया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? तो सही उत्तर है दल विहीन लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य ने राजा को किन अवगुणों से बचे रहने को कहा है? दूसरों के धन के प्रति लोभ, अतिशयन, मिथ्या व्यवहार और इनमें से सभी। तो दोस्तों कौटिल्य ने राजा को इन सभी अवगुणों से बचे रहने का जो है निर्देश दिया है। दोस्तों कौटिल्य की महत्वपूर्ण कृति है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है, न कि अर्थशास्त्र का कूटनीति और शासन कला का ग्रंथ है। और एक प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण और कितने अधिकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में 15 प्रकरण और 180 अधिकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य ने विदेश नीति संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है, उसमें यान का सही अर्थ क्या है? तो कौटिल्य ने जो षाडगुण्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें यान का अर्थ है युद्ध घोषित किए बिना ही आक्रमण की तैयारी की नीति। अगला प्रश्न है, किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। देखिए 2 बार ये प्रश्न पूछ लिया है, आप अगर जो पढ़े रहेंगे तो दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को किस संज्ञा में अभिव्यक्त किया है? तो उसको मनु ने राज्य संचालन या प्रशासन संबंधी नियमों को नीति विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न अभी हमने चर्चा भी की है कि अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है। सही उत्तर है राजनीति विज्ञान या शासन कला तथा कूटनीति। अगर जो पूछता है तो ये भी सही उत्तर होगा। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? तो सही उत्तर है आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बेलग्रेड में आयोजित हुआ था 1961 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टडी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो L.D. वाइट। L.D. वाइट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं और इसमें L.D. वाइट ने लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों को प्रतिपादन किया है और एक प्रकार से इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहली पाठ्यपुस्तक मानी जाती है लोक प्रशासन की। अगला प्रश्न है, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों सार्क या दक्षेस या दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 8 है और शुरुआत में जब इसकी स्थापना 1985 में की गई थी तो उसमें 7 सदस्य देश थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान को इसमें 8वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों तीसरी दुनिया से अभिप्राय है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देश जो पहले गुलाम थे। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था। अब मात्र दुनिया में केवल पूंजीवादी शासन व्यवस्था जिसका कि प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है वो रहा है। अगला है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? तो मार्गेंथाउ की रचना है। मार्गेंथाउ आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक यथार्थवादी विचारक हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ था। इसका विषय वस्तु क्या था? भागीदारी के माध्यम से विकास। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो आप करंट के रूप में सार्क और आसियान के बैठकें कहाँ हुई हैं और उनका थीम क्या है उसको तैयार कर लीजिएगा। बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो जो है संविधान संशोधन, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और साधारण विधेयक। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट मीटिंग जो होती है वो साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकासशील देशों में अल्प विकास या कम विकास का कारण क्या है? ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष और ईमानदार प्रशासकों का अभाव और इनमें से सभी। तो दोस्तों विकासशील देशों में अल्प विकास का कारण इनमें से सभी है। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और इनमें से सभी। तो दोस्तों लोक प्रशासन का संबंध इनमें से सभी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब की अवधारणा की आलोचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पोस्ट कार्ब की अवधारणा जो है वो लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी, लेकिन लेविस मेरियम ने इसकी आलोचना की है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे है? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने सबसे पहले लोक प्रशासन को एक अलग अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने पर बल दिया था। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों लोक प्रशासन में लोक का अर्थ जनता से लिया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक का अर्थ जनता होगा। नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों लोक प्रशासन में मानवीय अभिमुखन यानी अनौपचारिक संबंधों या मानवीय संबंधों पर नवीन लोक प्रशासन आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लूथर ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कार्ब के रूप में अभिव्यक्त किया है। इसमें CO का अर्थ क्या है? तो CO का अर्थ होता है दोस्तों कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। तो पोस्ट कार्ड में C का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। तो सही उत्तर है कोऑर्डिनेशन। अगला प्रश्न है, कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए। और 2009 के PGT परीक्षा नागरिक शास्त्र का अंतिम प्रश्न है, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को माना जाता है? तो सही उत्तर है मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ की कृति है पॉलिटिक्स एमंग नेशन इन वार एंड पीस, और इस पुस्तक में इन्होंने यथार्थवाद के सिद्धांतों को वर्णित किया है और यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता मार्गेंथाउ, HJ मार्गेंथाउ को माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़े कठिन हैं, आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा। वैसे बहुत सारे प्रश्न आसान हैं जो सामान्य GK के हैं, आप उनको अलग से तैयार कर लीजिएगा। और जो राजनीतिक संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आसियान, दक्षेस, बिम्स्टेक आदि की जो करंट मीटिंगें हुई हैं उनके बारे में भी आप उनका मीटिंग स्थल और क्या थीम रहा है उसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया है वीडियो के दौरान, उसको भी आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।